नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से आपका पेपर आपने देख लिया होगा कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई हैं और कहाँ पे आपने सही तरीके से आंसर यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। तो मैंने आपको कहा था अगर आपको सेक्शन नंबर सी चाहिए जो है लिटरेचर का है तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो जैसा आपने कमेंट किया है तो उसी के हिसाब से अब हम जो लिटरेचर जो आपका पोर्शन है सेक्शन नंबर सी उसकी जो आंसर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 40 नंबर का ये कंप्लीट था जिसमें 7th क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको बोला था दो अलग अलग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं पार्ट ए में और पार्ट बी में। इनमें से आपको कोई एक करना था, ठीक है, एनी वन। तो ये 6 नंबर का था, दोनों डिस्कस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो एक्सट्रैक्ट था वो आपको दे रखा है माई मदर एट 66 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है द फ्रेज, यहाँ पे एक फ्रेज है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स गिव्स द इम्प्रेशन दैट द मदर इज। यहाँ 4 ऑप्शन थे। यहाँ पे जिस प्रकार कोई मृतक शरीर होता है उसका जो फेस होता है कैसे पेल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, उससे कंपेयर तो किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो मदर है वो डेथ है, उनकी डेथ हो चुकी है, वो डेड है, ऐसा नहीं था। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है कि वो इतनी वीक, उनका फेस इतना पेल लग रहा था मानो कि किसी मृतक इंसान का हो, ठीक है। इसलिए जो फर्स्ट जो पार्ट है उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद ये पेज नंबर 11 है हमारा। पेज नंबर 12 कहाँ है देखते हैं। ये पेज नंबर 12 है। आई थिंक पेज थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें ये कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो विद द रेफरेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट ही बताना था हमें। तो हमें एक्सट्रैक्ट में और ना ही इस पोएम में हमें ऐसा कुछ कहा गया है कि उनकी जो मदर थी, जो पोएट की जो मदर हैं, वो किसी डिजीज़ को सफ़र कर रही हैं। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे इस बच्चे ने भी बिल्कुल करेक्ट किया है। तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर आपको थर्ड में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें यहाँ पे ऐसा जिक्र किया गया है कि जो एज होती है वो एक नेचुरल हिस्सा है लाइफ का। टाइम के साथ सभी जो होते हैं बूढ़े होते ही होते हैं। हम मॉर्टल होते हैं, हम इमॉर्टल नहीं होते। यानी हमारी जो बॉडी है वो नश्वर है, एक दिन आके नष्ट हो ही जाएगी। जो डेथ है वो सबकी होनी ही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट में हमें बोला है पिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड स्पिलिंग इज यूज्ड इन द सेम सेंस एज इन द एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट में बोला था जैसे जो छोटे छोटे यंग ट्रीज हैं, जैसे जैसे वो आगे अपनी कार के साथ जा रही थी, वो पीछे पीछे जैसे दौड़ते हुए जा रहे थे, जैसे बच्चे जो है स्पिलिंग है यहाँ पे। जैसे जो बच्चे होते हैं, जो मेरी जो हमारी एक सवारी होती है, जैसे घोड़े लगे रहते हैं ऐसे, इसके ऊपर बच्चे बैठते और ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। तो जिस प्रकार जो बच्चे हैं वो घूम रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं सर्कस के अंदर, तो उसी प्रकार यहाँ पे दौड़ना है कहीं ना कहीं। इसका मतलब एक स्पेलिंग होता है कि गिरा देना, फैला देना। तो सेम यहाँ पे सेंस यानी भागने वाली सेंस यहाँ पे 4 ऑप्शन में किस में बनती है? तो सी ऑप्शन में बनती है। ट्राई टू कीप दैट क्राउड फ्रॉम स्पिलिंग ऑन टू द मेन स्ट्रीट। यानी जो पूरा झुंड है, पूरा जो भीड़ है, उसको पूरी मेन स्ट्रीट में इधर उधर भागने, इधर उधर दौड़ने से दूर रखना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में बोला है द फ्रेजेस यंग ट्रीज प्रिंटिंग एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। यहाँ पे क्या मतलब है? तो इसका मतलब है यूथ। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूथ को, यानी कि ऐसी एज को करता है जिसमें जो बच्चे हैं उनका जो फेस है वो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी शाइनी है, बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर यहाँ पे सिक्स्थ जो पार्ट है इसमें बोला है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे जो सेंटेंस दे रहा था इसको बहुत ही अच्छे से आपको कंप्लीट करना था। द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड एज सजेस्ट दैट। इसमें बोला है शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रही है, उनके कहने का मतलब है कि जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है वो एक्यूरेटली उनकी एज को रिफ्लेक्ट करता है। ये यहाँ पे आपको लिखना था। दैट यहाँ पे लिखना है दैट शी, लिख सकते हो दैट शी। यहाँ पे आप ऐसे कर दो, या तो इसको हटा के ऐसे लिख देना डायरेक्ट द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड एज सजेस्ट दैट पर्सन्स अपीयरेंस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट देयर एज। ये लिख देना, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हो पर्सन्स अपीयरेंस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स देयर एज।
मतलब अगर आपने इस सेंस में यहाँ पे लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये 7th का ए पार्ट था और 7th के बी पार्ट में यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट था वो कीप गोइंग से दे रखा था, ये इतना था, इसको पढ़ना था। फिर पेज नंबर 13 देखती हूँ मैं, पेज नंबर 13 में फिर इसके क्वेश्चंस आएंगे। ये रहा पेज नंबर 13, इसमें पार्ट दे रखे हैं आपको। तो इसमें बता रखे हैं फर्स्ट पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो बेस्ट थीम बतानी थी, तो बेस्ट थीम आपकी फर्स्ट आएगी कि यहाँ पे बात की गई है साइलेंस एविडेट्स सैडनेस ऑफ आवर लाइफ, यानी जो साइलेंस होती है हमारे जीवन में जितना दुख होता है उसको कम करती है। यहाँ पे थीम ये है इसकी मेन, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, ये बताना था। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो द पोएट फील्स दैट क्वाइट प्रोडक्टिविटी इन द प्लेस ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज डिजायरेबल। कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप हर बार प्रोडक्टिव ही हो, कभी कभी आपको थम भी जाना चाहिए, रुक भी जाना चाहिए, खुद को समझ भी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे आपने ट्रू किया है या फिर फॉल्स किया है, ठीक है, आपने यहाँ ट्रू किया या फॉल्स किया है। क्योंकि अगर हम इसी के हिसाब से देखें तो इसमें तो यही कहते हैं कि आई वॉन्ट शुडेंट, यहाँ पे कहते हैं ना वो व्हाट आई वॉन्ट शुडेंट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही थम जाओ, बिल्कुल ही रुक जाओ। तो क्वाइट प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए तो फिर उस हिसाब से इसको ट्रू कर देना। मेरे हिसाब से इसमें ट्रू वालों को भी अगर वैसे सोचा जाए तो मिल जाएंगे नंबर। तो मैक्सिमम अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो मेरे हिसाब से उसमें भी कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली रिलायबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड यहाँ पे पार्ट है इसमें बोला है द सैडनेस बीइंग रेफर टू लाइन 9 इज ड्यू टू, किस वजह से यहाँ पे जो सैडनेस है वो है क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, फेलियर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें बोला है द पोएम हैज़ बीन रिटन इन द पॉइंट व्यू ऑफ, किसके पॉइंट व्यू से लिखी है, तो इन्वायरमेंटलिस्ट के हिसाब से लिखी है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में बोला है बेस्ड ऑन द राइम, ये जो राइम स्कीम दे रखी है आपको फर्स्ट लाइन से इनमें से कौन सी नहीं मैच करती, ये जिसके पीछे ईडी ईडी है ये तो मैच करेगा, बी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट में बोला है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली इन लाइफ इज व्हाट इज अबाउट। तो यहाँ पे पोएट किस बारे में बात करते हैं, वो यहाँ पे लाइफ के पर्पस के बारे में बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह थमना नहीं है, सिर्फ आपको चलते ही नहीं रहना, आपको स्वयं को समझना है, तभी जाके आप कहोगे कि जो ज़िंदगी है वो आपकी कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो सही दिशा में गई है, ठीक है। अब पेज नंबर 14 पे देखते हैं बाकी क्वेश्चन, ये पेज नंबर 14 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको फिर से 2 एक्सट्रैक्ट दिए हैं जिसमें से आपको कोई भी एक यहाँ पे चूज़ करके करना है, दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वाला जो एक्सट्रैक्ट है द थर्ड लेवल से आपका लिया गया है, काफ़ी ईजी है ये। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है इसमें कहा है वाई डज द नरेटर रिजॉर्ट टू विशफुल डे ड्रीमिंग एंड वॉन्ट टू ट्रेवल बैक इन टाइम। तो वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि अपने पिछले जो टाइम था उसमें वापस टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं। तो वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी जो उनकी ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, उनको डिप्रेस लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मतलब अलग महसूस करते हैं रियलिटी से। तो वो रियलिटी से एस्केप करने के लिए क्या चाहते हैं, वापस से पीछे बीते हुए टाइम में जाना चाहते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, द नरेटर रिजॉर्ट टू विशफुल ड्रे ड्रीमिंग एंड वांट टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, वो रियलिटी से भागना चाहते हैं, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें बोला है कि जो 1894 है ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है यहाँ पे नरेटर के लिए। तो एक्चुअल यही है कि यहाँ पे वो स्ट्रेस फ्री थे, यहाँ पे उनको कोई डिप्रेशन नहीं था, वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से जी रहे थे। फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट में बोला है द वर्ल्ड द न्यूज़ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड व्हाट डू दे हिंट एट, किस चीज़ को दर्शाते हैं, यही दर्शाते हैं कि जो नरेटर है बार बार अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में फैंटेसाइज करते रहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आप इसका सी ऑप्शन यहाँ पे उतना ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं बैठ रहा है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। वह एस्केप तो करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे स्पेशली बात की गई है द वर्ल्ड, वो इस बारे में बात करते हैं कि उस समय न्यूज़ में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की भी बातें आई थी, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट इवेंट्स को फैंटेसाइज कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें बोला है गिव वन रीजन वाई द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल क्यों कहते हैं इसको, सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पे हर जगह क्या कर रहे हैं, वो आई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट है एज ए फर्स्ट पर्सन लिखा गया है,
इसको एज अ फर्स्ट पर्सन लिखा है। यहाँ पे वो स्वयं के खुद ही अपने जो पास्ट इवेंट है उनको डिस्क्राइब करते हैं, इसी वजह से हम इसको ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 14 था। पेज नंबर 15 आई थिंक ऊपर था, तो हम इसका नेक्स्ट जो था वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये बी वाला यहाँ पे एक्सट्रैक्ट देख लो, यहाँ पे द एनिमी से ये लिया गया है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है इसमें बोला है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, हाना वॉज अटायर्ड इन, यानी यहाँ पे इसका मतलब है कि उन्होंने क्या पहन रखा था। यहाँ पे जिस बच्चे ने अमेरिका किया वो गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा हाना वॉज अटायर्ड इन अ डार्क ब्लू वुलन हेरोरी ओवर हर किमोनो, ये इसका राइट आंसर है। फिर सेकेंड पार्ट में बोला है विद रेफरेंस टू द अबव लाइन्स हाउ विल यू डिस्क्राइब डॉक्टर सराव एज अ सन, वो ओबीडियंट थे, ये बिल्कुल करेक्ट है बी ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जो लड़की उन्हें पसंद आई है वो उनके फादर उन्हें तभी रिसीव मतलब एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे जब वो प्योरली जापानीज़ हो। यानी उन्होंने भी ये कहा कि वो तब तक हना से प्यार नहीं कर पाए, तब तक उसका वेट करते हैं जब तक वो श्योर नहीं थे कि वो क्या है, जापानीज़ है। ठीक है, तो ओबीडियंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर सी वाला देखो, यहाँ पे पार्ट इसमें बोला है व्हाट इज दिस मूवमेंट ऑल अबाउट, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ, किस चीज़ के बारे में बताया गया, यहाँ पे इमोशनल टर्मोइल के बारे में बताया गया क्या, क्योंकि यहाँ पे डिलेमा की बात की गई है, डिलेमा की यहाँ पे बात की गई है। सो डिलेमा किस चीज़ का है, डिलेमा यही है, दुविधा है कि वो यहाँ पे जापानीज वो मतलब कोई भी चीज़ जो है वो अपने हिसाब से चूज़ नहीं कर सकते थे, तभी वो किसी लड़की को अपनी वाइफ बना सकते थे जब वो प्योरली जापानीज हो। तो वो यहाँ पे अपने फादर और खुद की फीलिंग्स के, खुद के इमोशंस के बीच में टर्मोइल थे, यानी एक दुविधा के अंदर थी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ पार्ट में बोला है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट डॉक्टर सडाउ एंड हानाज रिलेशनशिप, तो ये क्या थी, इसकी वाइफ थे, दे आर वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, ये कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया है। ही हैड मेट हाना, वो अमेरिका में हाना से मिले, लेकिन उन्होंने तब तक वेट किया उनसे प्यार में, मतलब उनसे प्यार करने में, जब तक उनको ये श्योर नहीं था कि वो जापानीज़ ही हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी कहा है कि कभी उनके फादर रिसीव नहीं करते उनको, तब तक उनको ये नहीं पता होता कि वो प्योर रेस के हैं, यानी प्योरली जापानीज़ है। तो यहाँ से पता चलता है हैड का जिक्र है, यानी ऑलरेडी उनसे प्यार कर चुके हैं, ऑलरेडी वो जापानीज़ है, ऑलरेडी उनके फादर उनको रिसीव कर चुके हैं, यानी वो उनकी वाइफ बन चुकी हैं। तो इनका जो फोर्थ पार्ट था इसके अंदर जो आपका करेक्ट ऑप्शन मतलब आंसर होगा वो ये होगा, दे शेयर हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो डायरेक्टली 9th क्वेश्चन आता है। 9th क्वेश्चन देखते हैं अब हम, नीचे है 9th क्वेश्चन, ये रहा 9th क्वेश्चन में देखो, इसमें भी आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ने थे और ये जो नीचे आपको दे रखी है इनमें से कोई एक जो एक्सट्रैक्ट है उसके आंसर्स अटेम्प्ट करने थे। तो ए पार्ट में द लास्ट लेसन से ये लिया गया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आपको पार्ट दे रखा है इसमें बोला है लिस्ट टू सेंसरी डिटेल्स प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। सेंसरी डिटेल्स का मतलब वो है यहाँ पे कि ऐसी कोई स्टेटमेंट बताओ जो हमारी आँखों या हमारे कानों या हमारी सेंसेस को प्लेजर पहुँचाती हैं, अपील करती हैं, यानी बहुत अच्छा लगता है हमें पढ़कर ये सेंटेंस। तो इसके अंदर आ जाएगा इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ऐसा लगता है मतलब हमारे आगे एक नज़ारा सा क्रिएट हो जाता है। इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो ब्राइट। ठीक है, द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस यहाँ पे सेंसरी डिटेल्स को प्रेजेंट करते हैं, ये हमारे को बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़कर। ठीक है, ये प्लीज़ करते हैं हमें। नेक्स्ट जो हमारे पास है पार्ट, इसमें बोला है वाई इज द नरेटर टेम्पटेड टू स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, क्यों वो बाहर समय बिताना चाहते थे, ये बताने आपको। बिकॉज द डे वॉज वेरी वार्म, इट वॉज सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक, पूरा ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं या फिर सिंपली लिख सकते हो द एनवायरमेंट वॉज much more tempting than the rule for participles। ठीक है, that's why he wanted to spend the day out of doors, यानी बाहर का मौसम इतना बढ़िया था कि वो क्लास में जाना नहीं चाहते थे और बाहर ही अपना जो दिन है वो बिताना चाहते थे। थर्ड पार्ट में बोला है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे बोला है द आई हरिड ऑफ टू स्कूल रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू स्पेंड ऑल डे आउटडोर्स। ठीक है, यानी कि मैं जल्द से जल्द गया स्कूल, हालांकि मुझे बहुत टेम्पटेशन थी, बहुत ही इच्छा थी कि मैं क्या करूं, बाहर ही आज दिन बिताऊं। तो इस तरीके से यानी आपने कोई ऐसा मतलब यहाँ पे निकाला है जो करेक्ट है, तो आपको यहाँ नंबर मिलेंगे, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, वरना बेस्ट अगर मेरे हिसाब से तो आप यहाँ लिख सकते हो रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन, क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया ना टेम्पटिंग का, तो इसलिए आप लिख सकते हो टेम्पटेशन। एक मिनट, टेम्पटेशन टू स्पेंड द डे आउटडोर।
ये इसका करेक्ट हो जाता ऑप्शन, ठीक है। वैसे ऑप्शन है नहीं, डायरेक्टली आपको फिल करना था, तो अगर सही मतलब निकलेगा आपके सेंटेंस का तो आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट में बोला है व्हाई डज द नरेटर वांट टू बंक स्कूल, क्यों नहीं जाना चाहते थे स्कूल? क्योंकि ही वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट ऑन पार्टिसिपल, टेस्ट था MFL, उनका टेस्ट लेने वाले थे और उनकी तैयारी नहीं थी। मेन रीजन यही था कि वो स्कूल में से बंक करना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में बोला है विच ट्रेट ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट इज रिवील्ड इन द सेंटेंस आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, यानी मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं मतलब जा सकता हूँ वहाँ पे, तो वो ब्रेवरी को शो करता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर सिक्स्थ में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइन बेस्ट सजेस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट, क्या है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट की बात की गई है कि मैं इतना चाहते हुए कि बाहर ही रहूँ फिर भी अपने स्कूल जा रहा हूँ, मेरी तैयारी नहीं है फिर भी मेरे में अंदर इतनी ताकत है, मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये देख लो इसका 17th जो पेज है, इसमें अब आपका यहाँ पे डीप वाटर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इसको पढ़ के आपको बताना था। फर्स्ट जो इसका पार्ट है इसमें बोला था आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट दैट बियर्स एविडेंस टू फैक्ट दैट नरेटर्स एसोसिएशन विद चाइल्डिश फियर्स वॉज नॉट रिसेंट वन। ऐसा कौन सा फ्रेज है यहाँ पे जो ये दर्शाता है, ये गवाह देता है कि अभी जो नरेटर का डर था वो अभी शुरू से, अभी नहीं था बल्कि पहले बचपन से ही एक डर था उनको पानी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये होगा रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। आप किसी भी खराब याद को तभी वापस से याद कर सकते हो जब वो पहले भी आपके लिए बुरी रही है, ठीक है। जैसे मुझे अगर मैं ऐसे कहूँ मुझे पानी से बहुत डर लगता है, ठीक है, ये मुझे याद आ गया, मुझे उस टाइम भी पानी से बहुत डर लगता था, तो मैं कहीं ना कहीं ये शो कर रही हूँ मुझे आज नहीं, मुझे तो पहले से ही डर लगता था, तो इसीलिए ये जो फ्रेज है वो बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है हाउ डज द राइटर ट्राई टू लर्न इट, मेंशन एनी टू वेज, किस तरीके से उन्होंने स्विमिंग करनी सीखी थी। दोनों वेज यहाँ दे रखे हैं, बाय वॉचिंग एंड बाय ट्राइंग, ठीक है। बाय वॉचिंग एंड बाय इमिटेटिंग, उनको कॉपी भी कर रहे थे उनको देख भी रहे थे, दोनों वे यहाँ दे रखी थी, यहाँ से सीधा लिख सकते थे। उसके बाद थर्ड बोल रखा है वाई डिड द YMCA पूल ब्रिंग बैक टू डोगलास, क्यों वापस से उनको याद आता है? क्योंकि अनप्लीजेंट प्लीजर थे वहाँ से। क्या लेके आता है ये, मतलब ये जो पूल है जब इनके सामने जिक्र किया जाता है डोगलास के, तो क्या लेके आता है? पुरानी खराब मेमोरीज, यादें लेके आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है फोर्थ पार्ट में दो इमोशंस जो डोगलास ने मेंशन किए यहाँ पे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज फियर, अनदर वन इज कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये रहा दूसरा। तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आपका फियर एंड कॉन्फिडेंस। लिख देती हूँ मैं आपके लिए, फियर एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट में बोला है वाई डिड डोगलास एप द अदर बॉयज, उनकी कॉपी क्यों किया करते थे? टू लर्न स्विमिंग। इट इज़ वेरी सिंपल, ये एक नंबर के क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा इनको खींचने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हो टू लर्न हाउ टू स्विम, दैट्स वाई डोगलास एप द अदर बॉयज, ठीक है। स्विमिंग सीखने के लिए वो कॉपी किया करते थे, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे सिक्स्थ में बोला है द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल, बिकॉज वही सेम आंसर जो पहले वाले में बताया था, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव में इस एक्सट्रैक्ट को लिखा गया है, आई का इस्तेमाल किया गया है, तो फर्स्ट पर्सन ने लिखा है और खुद के ही यहाँ पे एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आपका लिटरेचर पार्ट। आई होप ये सारे जो आंसर हैं आपको समझ में आ गए हो क्यों है ये करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका नेक्स्ट पेपर भी बहुत बढ़िया जाए, अच्छे से तैयारी करना। ऑल द बेस्ट।